हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर हम बात करें, एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला था इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड। तो इंडियन पॉलिटी के अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी के हमने पहले वीडियो में 25 MCQs किए थे। आज हम करेंगे 26 MCQs से, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। तो जहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। जहां पे क्वालिफिकेशन नॉट नहीं की बात की गई है, ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर पे बात करें, ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड। जैसे मैंने आपको बताया, जब किसी भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वहां पे देखा जाता है कि क्या गवर्नर उसी स्टेट का तो नहीं है। यानी कि किसी भी स्टेट में अगर कोई गवर्नर होगा, जैसे किसी भी स्टेट में, जैसे मैंने केरला वाली एग्जांपल दी थी आपको, केरला में किसी का जन्म होता है तो उसको अगर गवर्नर बनाया जाता है तो उसको केरला का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, बाकी सभी स्टेट्स में उसको गवर्नर बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसको जिस स्टेट में उसका जन्म हुआ हो वहां पे गवर्नर नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन की अगर देखें तो थर्ड पार्ट, अब थर्ड देखते हैं, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। और फोर्थ नंबर पे है, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर। तो 35 ईयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि गवर्नर की एज 35 ईयर होना जरूरी है। जो फर्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट ए सी एंड डी, ये ऑप्शन ठीक है। जहां पे गलत है ऑप्शन बी, तो जहां पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ही शुड बी आर डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नर किसी भी अपनी स्टेट का, जहां पे जिस स्टेट में उसका जन्म हुआ वहां पे नहीं होगा, दूसरी स्टेट का होगा। ठीक है, तो तीन ऑप्शन सही है। जहां पे क्वालिफिकेशन नहीं की बात की गई है तो ऑप्शन रहेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू। अब जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेसिडेंट जो है, जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर। तो राज्यसभा के बारे में मैं आपको अगेन बता दूं, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245 करंट में। उसके बाद 233 के इलेक्शंस होते हैं, 233 के इलेक्शंस होंगे और 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जहां पे बताना चाहूंगा, राज्यसभा की जो मेंबर की टेन्यूर रहता है वो 6 ईयर रहता है, 6 ईयर। लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया था 5 ईयर। तो जहां पे बताना चाहूंगा आपको, राज्यसभा के 233 मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं और 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन जहां पे ये पूछा गया है, प्रेसिडेंट जो 12 मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू, किसके बेसिस के ऊपर करते हैं, किसके अनुसार करते हैं। देयर परफॉर्मेंस एज ऑफिस ऑफ बियरर ऑन कल्चरल सोसाइटीज, द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करें, देयर रोल प्लेड इन पोलिटिकल सेटअप ऑफ कंट्री, देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो आप देख सकते हैं जहां पे जो जिस फील्ड में उन पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो 12 मेंबर होते हैं। या तो साइंस की फील्ड में होंगे, या आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स की फील्ड में। ठीक है, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर। द डिस्ट्रिक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल साइंस। जहां पे आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, क्रिकेटर की बात करें तो महान क्रिकेटर की बात करें सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर भी की राज्यसभा के मेंबर बने थे, तो वहां पे इलेक्शंस नहीं हुआ था, उनको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, इस अगर बात करें रेखा भी एक एक्ट्रेस है, तो उनको भी नॉमिनेट किया गया था। तो इस फील्ड में, यानी कि साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज की फील्ड में, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the constitution empower the president to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures। तो ये आर्टिकल की बात की गई है, कौन सा आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो कमीशन अपॉइंट किया जाता है ताकि इन्वेस्टिगेट किए जाए इसके कंडीशंस को, बैकवर्ड क्लासेस को, जनरल एंड सुजेस्ट मेजर्स। तो इसमें कौन से आर्टिकल के बारे में बताया गया? आर्टिकल 342, आर्टिकल 344, आर्टिकल 340 या आर्टिकल 339। सो आंसर रहेगा जहां पे आर्टिकल 340 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। आर्टिकल 340 में बताया गया है, जिसमें जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कमीशन को ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके कंडीशंस बैकवर्ड क्लासेस की इन जनरल एंड सजेस्ट मेयर्स। हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इंपीचमेंट के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 61 में मेंशन है, 61 में मेंशन है। तो जहां पे बताया गया है कि प्रोसेस जो इंपीचमेंट का कहां पे स्टार्ट होता है,
इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा दोनों हाउसेस में होगा, मगर ये जरूरी नहीं कि किस हाउस में होगा, ठीक है। तो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे आंसर बनेगा आपका इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है। इम्पीचमेंट अगर बात करें, भारत के अभी करंट में 15th राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो अभी तक हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला मेंबर कौन था राज्यसभा का जब फर्स्ट अपॉइंटेड किया गया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी? सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन जहां पे डी, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के बारे में इन्होंने ये एक स्लोगन दिया था, ठीक है। चरणजीत सिंह, मोरारजी देसाई, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन रहेगा आपका डी। जहां पे क्वेश्चन ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के लिए कितनी एज रहती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, 35 ईयर, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। गवर्नर की 35 ईयर। सेंटर में अगर बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का जो टेन्योर रहता है यानी कि मिनिमम इनकी एज 35 ईयर होना जरूरी है। मैक्सिमम का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम का प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मिनिमम 35 ईयर। उसके साथ ये आप देख सकते हैं राज्यसभा के मेंबर के बारे में लगातार मैं आपको कंटिन्यूसली बताता हूँ। 30 ईयर उनकी जो मेंबर होगा 30 ईयर उसकी एज होना जरूरी है। 25 ईयर एमपी की, जैसे लोकसभा को जो रिप्रेजेंट करते हैं एमपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, जो चीफ मिनिस्टर्स होता है स्टेट का वो किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? इज रिस्पॉन्सिबल टू प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या गवर्नर? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, जैसे सेंटर की बात करें तो सेंटर में क्या है, पार्लियामेंट है, दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है एक मेजोरिटी हाउसेस होता है, जहां पे अगर इसकी मेजोरिटी कम होती है तो ये डिसॉल्व हो जाता है। राज्यसभा जो है डिसॉल्व नहीं होता है। इसी तरीके से कुछ एक स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल दिखेगा, इस तरीके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी अगर मेजोरिटी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, जहाँ कोई भी अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनने से अगर वहाँ पे कोई भी कुछ एमएलए जहाँ दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, जहाँ वो चाहते हैं कि हम नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। इस तरीके से आपने सिचुएशन देखी होगी करंट महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। महाराष्ट्र शिवसेना और बीजेपी का आपने देखा होगा, वहाँ पे शिवसेना को वहाँ से टोटली वहाँ पे रिमूव किया गया और फिर से वहाँ पे चेंजेस जो है की गई हैं, इसी वजह से हुई हैं। यानी कि सेंटर की बात करें तो राज्यसभा का टेन्योर बिल्कुल फिक्स रहता है, उसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और स्टेट के अंदर कुछ एक स्टेट्स के अंदर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल दिखेगा जिसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन सी रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चीफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज एक्सरसाइज बाय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल होता है आर्म्ड फोर्सेज का, किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है? कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, 3 चीफ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स स्टाफ या प्रेसिडेंट? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी, ठीक है। तो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल जो कंट्रोल होता है आर्म्ड फोर्सेस का, इसको एक्सरसाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? जो प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो मिनिस्टर्स की क्या पोजीशन होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की क्या पोजीशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में? ही इज मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट। ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर या ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ही इज द मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। वो मिनिस्टर तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बट मेंबर्स नहीं होता है कैबिनेट का, जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया? तो इसमें से आपने क्वेश्चन जो पूछा गया है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के जितने भी मैटर्स होते हैं कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया, कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर? सो डिफेंस मिनिस्टर जहां पे रहेगा आंसर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। सो आंसर रहेगा डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन फॉर हिज पोस्ट? तो जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी बार जो है प्रेसिडेंट जो है
री इलेक्शंस हो सकते हैं, जहाँ कितनी बार वो बन सकता है। अगर बात करें इंडिया की, वंस, 3 टाइम, 2 टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चीज को नोट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो 2 बार बनेगा, 4 बार बनेगा, 6 बार बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि वहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। टेन्यूर मैंने आपको बताया 5 ईयर का रहता है, एज 35 ईयर रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी बार वो प्रेसिडेंट खड़ा होता है, जीतता है, तो उस री इलेक्शंस के लिए वो कंटेस्ट कर सकता है। तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए जहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका डी। अब यहाँ पे यूएसए की एग्जांपल करें, यूएसए की बात करें, तो यूएसए में राष्ट्रपति की बात करें तो यूएसए में जो राष्ट्रपति बनेगा वो 2 ही बार बनेगा, ठीक है, 2 बार बनेगा। टेन्यूर रहता है उनका 4 ईयर। इंडिया के अंदर यहाँ पे जो है इसका कोई भी नंबर नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है, और टेन्यूर रहता है जहाँ 5 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके पास पावर होती है न्यू स्टेट बनाने की विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन रहेगा आपका प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द प्राइम मिनिस्टर बोर्न टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑन विच इज एडवाइस इज सॉट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो किस मैटर में जो प्राइम मिनिस्टर जो बोर्न रहता है एडवाइस देने के लिए, प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ विच हिज एडवाइस इज सॉट, इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डिजायर्स, यस, नो, या इट इज डिस्क्रिमिनेशनरी, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा यस, यानी कि क्या प्राइम मिनिस्टर बोर्न टू एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को ऑन मैटर्स ऑन विच ही इज एडवाइस इज शॉर्ट, तो आंसर रहेगा जहां पे यस। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ, ठीक है। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट करता है, यानी कि कोई किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट करता है एज अ प्रेसिडेंट, ही ड्रॉज द सैलरी, वो अपनी सैलरी जो है कहाँ से ड्रॉ करता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बोथ ए एंड सी। उसके बाद बात करें ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या ऑप्शन डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है, अगर बात करें जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट करता है एज प्रेसिडेंट, तो वो सैलरी कहाँ से निकालता है? सैलरी, ही ड्रॉ सैलरी एंड द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट। हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट, इसमें से कौन जो है जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड कर सकता है? प्रेसिडेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, या डिप्टी मिनिस्टर्स। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसमें से मीटिंग जो है यूनियन की, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। तो इसके पास अगर बात करें, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है रूल्स बनाने की और रेगुलेशंस बनाने की, ताकि नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के अंदर उसको फिक्स किए जा सके? वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, होम मिनिस्ट्री, या कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी। सो आंसर रहेगा जहाँ पे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहती है लॉज को बनाने के लिए, रूल्स को बनाने के लिए, ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स जो है यूपीएससी के अंदर उसको फिक्स किया जा सके। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। इमरजेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो राइट आंसर क्या रहेगा? कैबिनेट। सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा जहां पे ऑप्शन सी, कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही जो इसकी एडवाइस के ऊपर ही जो प्रेसिडेंट होता है वो डिक्लेयर करता है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 के अंदर। बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 में। अगर किसी स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 356 में आएगी, और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 में आएगी, ठीक है। तो 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, और 360 आ गई आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो डिफरेंट स्टेट में आपको इमरजेंसी देखने को मिलती है। 352 ये आर्टिकल की बात करें तो 352 बात बताता है हमारे नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इंडिया के अंदर अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। क्या क्या कौन कौन से ईयर लगी है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले इमरजेंसी लगी थी, तो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले इंडिया में लगी थी 1962 के अंदर। 1962 में इंडिया और चाइना की बार हुई थी, तब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था।
फिर बात करें तो 1971 के अंदर एक बार नेशनल इमरजेंसी हुई थी। नेशनल इमरजेंसी हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बार हुई थी, और एक कंट्री का जहां पे ओरिजिन होता है दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, फिर एक बार नेशनल इमरजेंसी लगती है 1975 के अंदर। नेशनल इमरजेंसी जो 1975 को लगी थी, ठीक है, तो उस समय गवर्नमेंट जो थी कि वो थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस समय जो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए क्या रहेंगे, इंडिया के अंदर 1962 और 1971 की जो इमरजेंसी लगी थी, ये लगी थी बाढ़ की वजह से, और 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की आपस में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जहां पे नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो जहां पे कहने का बात तात्पर्य यही है कि नेशनल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में 3 बार लगी है, और स्टेट इमरजेंसी डिफरेंट स्टेट्स में लगती रहती है आर्टिकल 356 के अंदर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर अभी तक हमारी कंट्री में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो काफी इंपॉर्टेंट और सीधा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हमारे देश में ना ही प्रेसिडेंट है ना ही वाइस प्रेसिडेंट है तो कौन एक्ट करता है, कौन एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। सो सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके बाद बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो सीधा सा क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट करता है एज अ गवर्नर, एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों सत्ता में नहीं है या दोनों वहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जहां पे बात की गई है जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है इशूड अंडर आर्टिकल 36 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन, कब इसको अप्रूव किया जा सकता है, 3 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर, या 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो आंसर रहेगा जहां पे 2 मंथ। ठीक है, दो महीने, ऑप्शन बी। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सो सीधा सा क्वेश्चन जो है, जितने भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इसको अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, मगर ये किसकी एडवाइस पे किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ठीक है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, सारे के सारे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, मगर एडवाइस किसकी होगी, प्राइम मिनिस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ दी। प्रोक्लेम जो है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है, इमरजेंसी को घोषणा करता है ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ दी। स्पीकर होगा लोकसभा की, उसकी एडवाइस पे होगा, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, चीफ जस्टिस की एडवाइस पे, या यूनियन कैबिनेट की एडवाइस से, मगर एडवाइस किसकी होगी, एडवाइस होगी प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, तो ऑप्शन बी बनेगा इसका। ठीक है, तो जब भी रिटर्न एडवाइस दी जाएगी, रिटर्न इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के लिए रिटर्न एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को, तब जाके उसको डिक्लेयर किया जाएगा इमरजेंसी। ठीक है, तो ये रिटर्न एडवाइस किसके द्वारा दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, हाउस ऑफ पीपल के लिए, या प्राइम मिनिस्टर के लिए। सो राइट आंसर क्या रहेगा, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल यहां पे देख सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल यानी कि ऑप्शन सी। तो जहां पे लिखा हुआ आंसर हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल है क्या, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं हम लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल जो 78 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है, ये आप देख सकते हैं ऑप्शन, प्रेसिडेंट पावर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इज ड्यूटी। सेकेंडली बात करें, प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी रिगार्डिंग कीपिंग द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द गवर्नर्स डिसीजन एंड पॉलिसीज, एमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट पावर्स टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन जहां पे प्रेसिडेंट पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, ये रहेगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी। यानी कि 78 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस टू द पार्लियामेंट। मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट इज। देखिए जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो एक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट, मगर वो एक्ट करेगा कितने टाइम के लिए, क्या 1 ईयर के लिए करेगा, 6 मंथ के लिए करेगा, 4 मंथ के लिए करेगा, या 9 मंथ के लिए करेगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर रहेगा आपका 6 मंथ, ऑप्शन बी। 6 मंथ के लिए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहती है वाइस प्रेसिडेंट की, मे एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, दैट इज 6 मंथ।
तो 6 मंथ के बाद वापिस से इसके जो है इलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखिए प्रेसिडेंट जो रूल होता है स्टेट के अंदर वो मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम के लिए होता है? 2 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, जहां आप देख सकते हैं 2.5 ईयर्स के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो रूल होता है स्टेट के अंदर कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये फ्रेंड्स आज हमने फिर से 25 MCQs किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 50 MCQs कवर करके 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे जो 100 MCQs हैं पॉलिटी का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।